हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल केम क्लास में स्वागत है, वेलकम है। हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने कल पिछले वीडियोज में देखा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये कैसे एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और अगर किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या असर होगा, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इसमें हम लोग पढ़ेंगे। So friends, first of all we start what is the colligative property once again to revise it. So colligative properties are those properties which depends upon number of solute particles. तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें कल हो चुकी हैं, पिछले वीडियो में हो चुकी है कि कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ये ऑलरेडी बात हो चुकी है। अभी आज हम लोग सीधा सीधा एंटर करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पे। फ्रेंड्स, आप वेल नोन हो इस चीज से कि अगर किसी सॉल्वेंट में, सपोज करिए प्योर सॉल्वेंट है और इस प्योर सॉल्वेंट में हमने क्या ऐड किया, यूरिया ऐड कर दिया। तो जब हमने यूरिया ऐड कर दिया तो ये सॉल्वेंट अब क्या हो गया, सॉल्यूशन बन गया। मींस वाटर प्लस यूरिया का यह क्या है, सॉल्यूशन है। तो जब ये वाटर प्योर स्टेट में था तो ये इसमें वेपर ज्यादा बन रहे थे, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था। सेकंड, अगर हम इसमें यूरिया ऐड कर दिए या इसका सॉल्यूशन तैयार कर लिए, यूरिया ही नहीं इसमें ग्लूकोज ऐड कर सकते हैं और कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड कर सकते हैं, कि SO4 ऐड कर सकते हैं, MgSO4 या कोई साल्ट ऐड कर सकते हैं। तो जब हमने ऐड कर दिया तो इसका सॉल्यूशन जो बना, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर विल डिक्रीज, मींस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीज व्हेन any non-volatile solute added. When any non-volatile solute will added, the vapor pressure will decrease. So friends, we are studying here freezing point. So first of all, it is required to understood what is the freezing point. So अभी हम लोग freezing point को डिफाइन करेंगे in term of vapor pressure. So freezing point क्या है वह ध्यान से देखना है। So freezing point क्या है कि the temperature, इसको हम लोग vapor pressure के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं। The temperature at which vapor pressure of any liquid is equal to, यहाँ पे होना चाहिए लिक्विड स्टेट
vapor pressure of any liquid state is equal to vapor pressure of solid state। एकदम नया डिफिनेशन आपको मिला है कि जब किसी भी लिक्विड का वेपर फेज या वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उस समय हम लोग क्या कहेंगे कि यही टेम्परेचर उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। मींस इस टेम्परेचर पर वो लिक्विड सॉलिडिफाई होने लगेगा, फ्रीज होने लगेगा। इसके लिए हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के केस में एक तो ग्राफ देखे थे, उसी ग्राफ में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एक्सिस लिया हमने दोस्तों, और दिस इज द वेपर प्रेशर, और ये क्या रहा, टेम्परेचर रहा। तो आप जानते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या सॉल्वेंट इज ऑलवेज हायर देन द सॉल्यूशन। सो हमने यह ले लिया, मान लेते हैं क्या है ये भाई, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। और हम क्या ले लेते हैं ये पिंक कलर का ग्राफ क्या है, ग्राफ दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया गया है, उस समय की स्थिति में, कंडीशन में ये ग्राफ है। और एक चीज में ले लेते हैं कि एक हम ऐसा कर्व लेते हैं जो इस सॉल्यूशन के फ्रोजन स्टेट का कर्व हो। जैसे यह कर्व ले लिया, दिस क्या है, ये कर्व जो है वो फ्रोजन सॉल्वेंट का है। फ्रेंड्स, these three, 1, 2, 3, this one is the vapor pressure curve of the solvent, this one is the vapor pressure curve of the solution, and this one is the vapor pressure curve of the frozen solvent, frozen solidified solvent का vapor pressure है। so अगर हम लोग इस ग्राफ को देखें, so यहाँ पे कट कर रहा है, ये प्योर सॉल्वेंट का केस है। अगर इसको हम लोग नीचे उतार दें तो यह क्या कंडीशन है भाई, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टी एफ नॉट, यहां लिख देते हैं टी एफ नॉट फॉर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और इस वाले ग्राफ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो यहां पे कट कर रहा है, तो यह क्या है, यह है टीएफ, ठीक है। और टीएफ क्या है, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग ऑफ द सॉल्यूशन, और टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग या फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट। और ये जो डिफरेंस है ये क्या है, डेल्टा टी एफ। So from here delta TF will be TF naught minus TF। So friends, यहां से हमको मिलता है डेल्टा TF means फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन किसके इक्वल टू होगा, TF नॉट माइनस TF के इक्वल होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये जो थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
ये जो डेल्टा TF है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? सो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल m। स्मॉल m क्या है? मोलैरिटी। सो ये प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल m हो जाएगा मोलैरिटी के, या कहिए कि डेल्टा TF इक्वल टू दी KF स्मॉल m। KF क्या है? वेयर KF हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। इस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको भी हम लोग क्रायोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रायोस्कोपी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां से हम लोग KF को डिफाइन कर सकते हैं। क्या है KF? KF इक्वल टू दी डेल्टा TF व्हेन, ध्यान से देखिएगा, KF इक्वल टू दी डेल्टा TF व्हेन स्मॉल m इक्वल टू दी 1। क्या इसका मतलब होगा? मोलर सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो अगर किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट आपने लिया है वह 1 मोल हो और सॉल्वेंट कितना ले लें आप? 1 kg ले लें। सो उस समय जितना बॉइलिंग पॉइंट का जितना फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होगा उतना ही KF होगा। Means KF will be equal to the delta TF if m equal to the 1, means molarity equal to the 1। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो KF है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, KF की जो वैल्यू होती है वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, न कि सॉल्यूट के नेचर पे। और ज्यादातर न्यूमेरिकल केसेस में KF दिया रहता है, कुछ और चीजें मांगी जाती हैं, लेकिन सम टाइम मान लेते हैं कि 1% के आसपास केसेस में कभी कभी KF भी मांगी जाती है। फिलहाल हम लोग आगे क्लासेस में उसको भी देखेंगे कि कैसे KF सॉल्व करते हैं, पर अभी के हिसाब से इतना चलते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो पहले हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी वो डिप्रेस कर जाएगा। डिप्रेशन मींस क्या होता है? डिक्रीज होना। तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो किसी भी सॉल्यूशन को उसको वेपर प्रेशर को सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के करने के लिए में आसानी होगी, और वो क्विकली जो है वेपर प्रेशर उसका रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह से वो फ्रीजिंग स्टेट में चला जाता है। सो यहाँ से ग्राफ हम लोगों ने बनाया था, तो ग्राफ में आप देखें ध्यान से, ये बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन वाला ही ग्राफ है। ये सॉल्वेंट का है केस, ये सॉल्यूशन का केस है, और यह एक नया चीज आया है फ्रोजन स्टेट में जो सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर है। यहाँ पर हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया है, इस साइड में वेपर प्रेशर बढ़ रहा है और इस साइड में टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो ये जो पॉइंट, दिस पॉइंट इज द TF नॉट, मीन्स अपना जो सॉल्वेंट है अगर उसके टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज करते करते इस टेम्परेचर पर आकर के, यहां पर आकर के यह क्या हो जाएगा? सॉलिडिफाई हो जाएगा।
लेकिन अगर हम सॉल्यूशन ले लें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो ऑलवेज सॉल्वेंट से कम होता है, लेसर होता है। सो जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये भी डिक्रीज होते होते इस टेम्परेचर पर ही, और पहले इसका जो है वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, TF कहेंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन का है वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट, और ये क्या है सॉल्वेंट का है। सो ये डिफरेंस क्या है TF नॉट और TF, दिस इज द डेल्टा TF। सो डेल्टा TF इज TF नॉट माइनस TF। ऐसा क्यों? क्योंकि लार्जर वैल्यू से हम लोग इस स्मॉलर वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो डेल्टा TF इक्वल टू TF। फिर अगर किसी डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करें तो डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू दी m इज द मोलैलिटी, मोलैलिटी मींस मोल पर केजी सॉल्वेंट। सो डेल्टा TF इक्वल टू KFm, जहां पे KF क्या है, KF इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, और KF इक्वल टू TF हो जाएगा। अगर हम लोग KF को डिफाइन करें तो KF इक्वल टू TF हो जाएगा उस केस में जब मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितनी हो, 1 हो। अगर मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1 हो उस केस में जो KF होगा वो डेल्टा TF के इक्वल होगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के इक्वल टू KF हो जाएगा। सो KF की वैल्यू ज्यादातर केसेस में दी रहती है। अब आगे हम थोड़ा सा और बढ़ जाएं तो इस सॉल्यूशन को आगे हम फॉरवर्ड करते हैं। फिर से यहाँ पे देखें ध्यान से आप लोग। सो डेल्टा TF इक्वल टू दी KF, m क्या है मोलैलिटी है, और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि m को कैसे सॉल्व करते हैं। सो KF इंटू 1000 W2 बाई m2 इंटू W1। इस तरह से डेल्टा TF को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और अगर चाहें तो m2 W2 या W1 में से किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। 0.1 या 1% केसेस में जो है KF को निकालने के लिए देते हैं, और आपको मैंने बताया भी कि KF की वैल्यू जो होती है वो सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है। सो फ्रेंड्स, ये रहा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और अभी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें एक टॉपिक और छूटा है जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। तो आइए ऑस्मोसिस देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ऑस्मोसिस। एक्चुअली यह भी एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फ्रेंड्स, अभी जब ये वीडियो शूट हो रहा है, आज 11 मई 2020 का, और इस समय पूरी वर्ल्ड में कोविड-19 वायरस का एक पैंडेमिक क्रिएट हो चुका है, और इस महामारी से बचने के लिए तमाम दुनिया में तमाम तरह के उपाय हो रहे हैं। लोग एक से बढ़कर एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह बीमारी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। अपनी इंडिया में आज के डेट में 70,000 से ज़्यादा पीपल इन्फेक्टेड हैं, और मोर देन 2,800 पीपल्स अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में 70,000 या लगभग 80,000 के आसपास लोगों की जान जा चुकी है। फ्रेंड्स, पता नहीं क्या होगा भविष्य में, हमें नहीं मालूम। हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कौन रहेगा, क्या रहेगा, क्योंकि बीमारी इतनी ज़्यादा ये बढ़ती जा रही है। मगर उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इस दुनिया में बना रहेगा। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे ईश्वर, जल्दी से जल्दी इस बीमारी से हमें निजात दिलाइए। सो फ्रेंड्स, आपका 1 मिनट समय लिया है, क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए शुरू करते हैं ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है। क्या होता है, किसी सेल को सपोज करिए कि हमने एक बीकर लिया है, और इस बीकर में
वाटर ले लिए, ठीक है। और फिर इसमें क्या डाल दिया, रेजिन डाल दिया, रेजिन मीन्स किशमिश। तो कुछ देर बाद क्या होता है, क्या होता है, कुछ देर बाद अंगूर जो है स्वेल कर जाता है। स्वेल क्यों किया, क्योंकि वाटर जो है उसके अंदर चला गया। सो यही क्या है, ऑस्मोसिस है। इसको जरा अच्छे से देखते हैं। ये एक बीकर लिया और इसमें हमने क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है, सॉल्वेंट। और ये फनेल है, इस फनेल को ऐसे हमने उल्टा लगा दिया और इसके इस साइड में हम लोगों ने किसी एनिमल ब्लडर को लगा दिया। या पिग ब्लडर, एक्चुअली ये यूरिनरी ब्लडर होते हैं, या सेलोफेन पेपर ये लगा दिया। सो कुछ देर बाद क्या हुआ, तो इसमें सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट धीरे 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 इसके अंदर चला जाता है और ये ग्रेडियंट इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट की एक्सेस अमाउंट आ गई वह कहाँ से, इस सॉल्वेंट से आई, जबकि इसको हम लोगों ने सेपरेट कर दिया था किससे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के होने के बावजूद सॉल्वेंट इसके अंदर चला गया। सो हम कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस in which solvent molecules flow from its माने किसका, सॉल्यूशन का, its माने किसका, सॉल्वेंट का, its higher concentration to lower concentration। तो जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट जहां पे ज्यादा है, कहां ज्यादा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन ज्यादा होगा। तो जहां पे ज्यादा है वहां से जहां पे कम है उधर की तरफ फ्लो करता है। तो इस फनेल के अंदर हम लोगों ने क्या लिया था, सॉल्यूशन लिया था, कैसा, सैचुरेटेड लिया था। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लिया था, इसीलिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर एंटर कर गए, इसीलिए इसका वॉल्यूम बढ़ गया। इस तरह से द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन कॉल्ड ऑस्मोसिस। इस तरह से हम लोगों ने ऑस्मोसिस को डिफाइन कर लिया। अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करें, ऐसे देखिए इस प्रोसेस को देखने के लिए आप ऐसे करिए, एक बीकर समझ लीजिए, दो है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने एक चीज लिखा है, अभी द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, एक चीज छूट रहा है, वो बहुत जरूरी है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, सेमी परमिएबल हम लोग एसपीएम ही कहते हैं। एक्चुअली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर वेरी स्मॉल पोर्स होते हैं और ये पोर्स केवल अलाउ करते हैं सॉल्वेंट को अलाउ कर देते हैं कि वो पास हो जाए, लेकिन सल्यूट को अलाउ नहीं करते हैं कि वो पास कर सके। वजह यह है कि सल्यूट के पार्टिकल्स की साइज बड़ी होती है, सॉल्वेंट के पार्टिकल की साइज थोड़ी छोटी होती है, तो एसपीएम के थ्रू या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो पार कर लेते हैं, पास कर जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अगर हम लोग इन दोनों सॉल्यूशन को इस साइड में मान लीजिए कि हमने सॉल्वेंट ले लिया और इस साइड में हमने क्या ले लिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लिया, और इन दोनों को हमने सेपरेट कर दिया है, किससे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कर दिया है सेपरेट। और देखिए
ये क्या है, एक कैपिलरी ट्यूब है, इस तरह से कैपिलरी ट्यूब लगा दिया है। ये कैपिलरी ट्यूब जो है बताएगा वॉल्यूम को कि वॉल्यूम इधर बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो यहाँ पे सॉल्वेंट कम है, और यहाँ पे सॉल्वेंट प्योर कंडीशन में है या डाइल्यूट सॉल्यूशन में, यहाँ सॉल्वेंट ज्यादा है, तो सेमी परमेबल ऑस्मोसिस होगा क्योंकि ये एसिडियन यहाँ प्रेजेंट। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर की तरफ फ्लो करेंगे, इस तरह से जो वॉल्यूम है इस सॉल्यूशन का क्या करेंगे, इधर बढ़ेगा और इधर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो हम कहेंगे कि ये प्रोसेस ऑस्मोसिस है। और अब हमें इसमें क्या देखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगला टर्म हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, देखिए तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल प्रोसेस क्या हो रहा है कि नॉर्मल प्रोसेस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर शिफ्ट कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग एक और काम करेंगे, यहाँ पर प्रेशर लगाएंगे और वह प्रेशर, उतना प्रेशर लगा दें जिससे कि सॉल्वेंट का फ्लो क्या करें, रुक जाए। वही प्रेशर, रिक्वायर्ड प्रेशर जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वही प्रेशर क्या है, ऑस्मोसिस है। तो द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू फ्लो ऑफ सॉल्वेंट called solvent through SPM called osmotic pressure। इसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। उतना प्रेशर जो रिक्वायर्ड हो, इधर भी प्रेशर लगाना पड़ेगा, रिक्वायर्ड पर इधर बढ़ाएंगे, इधर कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे, तो उतना प्रेशर जो रिक्वायर्ड हो सॉल्वेंट के फ्लो को रोक देने के लिए, वही प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि ऑस्मोसिस केवल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है तो कुछ गलत नहीं है। ऑस्मोसिस केवल एक फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ हमेशा बढ़ता है। कंसंट्रेशन किसका हायर होना चाहिए, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट के हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट के लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो बढ़ता है। सॉल्वेंट का हायर कंसंट्रेशन किधर होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट कम। इस तरह से हम लोग अगर थोड़ा और आगे देखते हैं, द ऑस्मोटिक प्रेशर is proportional to molarity, इसको C से प्रिंट करेंगे, molarity and particular temperature, means पाई प्रोपोर्शनल टू C और T। यहाँ C क्या है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या मतलब है, मोल पर लीटर, तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो पाई इक्वल टू डी आर सी टी, जहाँ आर क्या है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। सो पाई इक्वल टू डी, और इस तरह से लिख सकते हैं कि सी आर टी। सी क्या है, सी इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन का मतलब हो गया कि N2 अपॉन V। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पाई इक्वल टू N2 बाई V आर टी, या पाई V इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 आर टी, करते जाइए, चिन्ह क्या दिक्कत है। सो पाई इक्वल टू डी, पाई V इक्वल टू डी,
N2 क्या है, W2/M2R T, ये हो गया। इस तरह से हम लोग पाई या M निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग M2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, W2RT/पाई V, ये हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। सो यह मेथड जो है काफी यूजफुल है उस केस के लिए जब कोई प्रोटीन हो, प्रोटीन या पॉलीमर या मैक्रोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, पॉलीमर्स एक्सेट्रा, इनके अगर मोलर मास को निकालना है तो ये मेथड ज़्यादा सूटेबल है। क्यों ऐसा? क्योंकि यह नॉर्मल टेम्परेचर पे हो रहा है, इसमें पर्टिकुलर टेम्परेचर कोई फिक्स टेम्परेचर ले लिया जाता है। जबकि दूसरा मेथड क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो उसमें आपको बॉइलिंग तक ले जाना पड़ेगा। तो जब बॉइलिंग तक ले जाएंगे तो ये सारे पार्टिकल्स या मैक्रोमॉलिक्यूल्स डिकम्पोज होने लगते हैं, सो वो सूटेबल नहीं पड़ेगा, इसलिए यह मेथड जो है ज़्यादा सूटेबल है। सो 2018 में क्वेश्चन आया था कि सीबीएसई के एग्जाम में कि मोलर मास निकालने की ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड जो है ज़्यादा सूटेबल है, क्यों? इनके लिए, प्रोटीन और पॉलीमर के लिए। इसीलिए है क्योंकि ये जो है टेम्परेचर पे बेस नहीं करता है। सो फ्रेंड इस तरह से जो है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो ऑस्मोसिस पे बेस करते हैं। तो जैसे पिकल्स, अचार, आम को काट करके ब्राइन सोल्यूशन में रख देते हैं तो इन्फेक्शन से बच जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्राइन सोल्यूशन जो होता है अगर उसमें बैक्टीरिया और वायरस एंटर करेंगे, बैक्टीरिया और फंगस, तो वो जो है डेथ कर जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी का जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है।